अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बी कॉम पार्ट 2 की जो इनकम टैक्स की बुक है, टैक्स ईयर 2023 टू 24 की जो प्रॉब्लम नंबर है वो 7 करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 7 में आज हमने और भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखनी हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और साथ साथ न्यूमेरिकल मेरे साथ साथ जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टिप्स हैं जो मैंने आज आपको बतानी है। उसके साथ साथ इसमें इस प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसमें, और फिर इनकम फ्रॉम जो है अदर सोर्सेज तो पीछे से हम करते आ रहे हैं, और इनकम फ्रॉम बिजनेस के भी पॉइंट्स आज इसमें आए हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने लाजमी सॉल्व करना है। इस वीडियो के साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाएँ। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डिटरमिन टैक्सेबल इनकम टैक्स पेबल ऑफ मिस्टर सैयद मोहम्मद नईम फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2023 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमारे पास हमेशा से टैक्सेबल हुई है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है बोनस। ठीक है, मिस्टर सैयद मोहम्मद को बोनस मिला है, उनका फ़ायदा है, तो ये हमारे पास टैक्सेबल होगा, मतलब इस पे भी उनको टैक्स देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाता है फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन। तो एजुकेशन अलाउंस 1,20,000 जो है वो मिला है। अलाउंस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास वो सारे के सारे टैक्सेबल होते हैं। तो फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस चिल्ड्रन के लिए मिला है सैयद मोहम्मद को, तो ये भी हमारे पास टैक्सेबल होगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंसेंटिव अवार्ड। इंसेंटिव अवार्ड का मतलब है कि कोई काम किया है मिस्टर सैयद मोहम्मद ने, ठीक है, उस पर उन्हें कुछ इंसेंटिव्स मिले हैं 3 लाख के, तो ये भी हमारे पास उनका फ़ायदा है, तो ये भी हमारे पास टैक्सेबल होंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है हमने जितने भी बेनिफिट्स हैं ना इस क्वेश्चन में मिस्टर सैयद मोहम्मद के, वो जो है लिखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पे इन लियो ऑफ लीव। ठीक है, जो मिस्टर सैयद मोहम्मद हैं उनको कोई छुट्टियाँ मिली थी जो मिलती हैं, जैसे हर एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से मिलती हैं कुछ छुट्टियां कि आप कर सकते हैं। ठीक है, वो छुट्टियां मिली हैं लेकिन उन्होंने वो छुट्टियां की नहीं हैं। ठीक है, उसके बदले में उन्होंने 1,90,000 पैसे ले उन छुट्टियों के बदले में जो है पैसे ले लिए, मतलब उन छुट्टियों को कैश करवा लिया 1,90,000। ठीक है, तो ये भी हमारे पास टैक्सेबल होगा। तो अब हम इन सब चीज़ों को पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी जो है हमारे पास है टैक्सेबल, कितनी थी, 13 लाख थी, तो हम यहाँ पे 13 लाख टैक्सेबल कर देंगे। क्योंकि जितनी भी जो अमाउंट होती है ना टैक्स जिन पे लेना होता है, जिन पे टैक्स हमें जो है चार्ज करने, ठीक है, वो सारी यहाँ पे आती हैं। ये वाली जो होती है पार्शली टैक्सेबल, जिस पे कुछ एडजस्टमेंट्स करके लेस ऐड करके यहाँ पे लिखनी होती हैं। और ये टोटली एग्जाम्प्ट, मतलब जितनी जो भी चीज़ें हैं जो हमने एग्जाम्प्ट करनी है वो सारी की सारी हमने यहाँ पे लिखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया था क्वेश्चन में बोनस था हमारे पास। ठीक है, बोनस जो है हमारे पास 2,50,000 का था, वो भी हमारे पास टैक्सेबल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस। फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस भी हमारे पास टैक्सेबल है, एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, तो वो है हमारे पास 1,20,000, ये भी हमारे पास टैक्सेबल होगा। इंसेंटिव अवार्ड भी हमारे पास टैक्सेबल है। ठीक है, कोई अवार्ड मिला है, प्राइज़ मिला है किसी काम के बदले, ठीक है, कोई अच्छा काम किया, 3 लाख ये आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पे इन लीव ऑफ लीव। जो छुट्टियां करनी थी, ठीक है, उस पे इन्हें कैश मिला। ये है 1,90,000 या क्या। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंसेस 1,20,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस है पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा 1,35,000। इसमें से हम कुछ भी ऐड और लेस नहीं करेंगे। ठीक है, वो तो जो होता है ट्रैवलिंग अलाउंस होता है उसमें से हम ऐड एंड लेस करते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर वर्क फ्रॉम होम अंडर द कोविड गाइडलाइंस। ठीक है,
एक्सपेंसेस जो है वो इनकर्ड हुए हैं वर्क फ्रॉम होम से अंडर कोविड गाइडलाइंस, तो ये हमारे पास एग्जाम्प्ट है। कुछ एक्सपेंसेस हम हुए हैं, ठीक है। तो 25,000 के एक्सपेंसेस हैं, हमने यहाँ पे सारे बेनिफिट्स वगैरह लिखने हैं। कोई लॉस हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, तो वो तो हम ज़ाहिर है नहीं लिख सकते। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। वो कितना है हमारे पास 1,35,000, 1,35,000। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इंटरेस्ट फ्री लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड थ्रू क्रॉस चेक, ठीक है। ये अदर सोर्सेज का आइटम है, इसको मैं यहाँ पे पिन कर रही हूँ, ठीक है। इसको जो है ना हम बाद में देखेंगे, पर हमने सारे सैलरी के पॉइंट्स जो है इकट्ठे करने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का आइटम है, इसको भी मैं पिन कर रही हूँ, उसको मैं बाद में प्रॉपर्टी में जब हम करेंगे तो तब हम लिखेंगे। फिर उसके बाद एडजस्टेबल, ये भी प्रॉपर्टी है। कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन का है, ठीक है, ये कैपिटल गेन के हेड में आएगा। फिर उसके बाद हाँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट, ये भी कैपिटल गेन का है। फिर उसके बाद ये बिज़नेस के इनकम फ्रॉम फ़िश फार्मिंग बिज़नेस, तो ये बिज़नेस का है, इसको हम नहीं देखेंगे अभी। तो ये बिज़नेस की जो है इनकम है। हमने अभी सैलरी की ढूंढनी है। ट्रैवलिंग अलाउंस, ये आ गया सैलरी का। 60% स्पेंड इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़, मतलब कि वो कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग अलाउंस मिला है 1,50,000 का, लेकिन 60% ऑफिशियल है, मतलब बाकी कितना बच गया 40%। 40% जो है किस लिए इन्होंने इस्तेमाल किया, पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया। 60% सिर्फ ऑफिशियल यूज़ के लिए, तो बाकी जो बच गया 40% ज़ाहिर है वो फिर पर्सनल ही होगा। तो 1,50,000 पे हम 40% लेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। 40% हमने लेना है, तो 150 पे हम लेंगे उसका 40%। तो 150 का जब हम 40% लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60,000। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ज़कात। ज़कात हम आखिर में जाके जो है लेस करते होते हैं, इस पे हमने स्टार लगा दिया। फिर उसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी, कैपिटल गेन का है। और ये सेल ऑफ पर्सनल प्रॉफिट, ये सारे मैं पिन कर रही हूँ, ये आखिर में करेंगे। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ठीक है, ये एग्जाम्प्ट है, सही है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि जो एम्प्लॉयर है, जो ओनर है, उसने कंट्रीब्यूशन किया है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, ठीक है। तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन होती है वो हम हमेशा जो है एग्जाम्प्ट करते हैं। और यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, तो ये हमारे पास एग्जाम्प्ट है 10,000, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपनसेशन प्रोफेशनल बुक्स परचेज्ड। तो परचेजेज़ हमने यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि हमने जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे लिखने हैं। परचेजेज़ हैं, एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो जो भी कुछ है ना वो सारा कुछ हमने जो है इग्नोर कर देना है, ठीक है। प्रोफेशनल बुक्स परचेज़ किए हैं, ये इग्नोर हैं। फिर उसके बाद कंपनसेशन और डिले रिफंड, ठीक है, कंपनसेशन मिला है। सॉरी, ये तो अदर सोर्सेज का आइटम है, ये इसमें नहीं आएगा। सैलरी, पहले हम सैलरी वाले लिख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने लगा दिया इस पर निशान कि ये अदर सोर्सेज का है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, ठीक है, इंश्योरेंस मनी रिसीव हुआ है ऑन मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, अदर सोर्सेज का है। रिकवरी ऑफ प्रोविडेंट लोन, तो यहाँ पे जो है ये लोन है, कोई प्रोविडेंट लोन है, रिकवरी हुई है उसकी, ये हम एग्जाम्प्ट करेंगे, सही है। इसको हमने जो है टैक्सेबल नहीं करना क्योंकि ये लोन है। जो हमने बेनिफिट्स होते हैं वो लिखने होते हैं, यहाँ पे ये लोन हमें दिया हुआ है, तो ये हम जो है उधर एग्जाम्प्ट करेंगे। रिकवरी ऑफ प्रोविडेंट लोन, ठीक है, रिकवरी ऑफ प्रोविडेंट लोन 1,70,000, ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है तो अमाउंट क्लेम्ड फॉर रीबेट, ठीक है, अमाउंट क्लेम्ड फॉर रीबेट, ये एवरेज रिलीफ के दोनों दिए हुए, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ही इज़ प्रोवाइडेड शोफर ड्राइवन कार ऑफ 2,000 cc बाय द एम्प्लॉयर ने, ठीक है, कार प्रोवाइड किया पार्टली फॉर द प्राइवेट यूज़, कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज़ ₹15 लाख, ठीक है।
तो प्राइवेट यूज़ भी है और ऑफिशियल का नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन उन्हें बोला कि पार्टली फॉर प्राइवेट यूज़ के लिए भी है और ऑफिशियल भी है, सही है। कॉस्ट पे क्या करते थे, जब आप ऑफिशियल और प्राइवेट दोनों आ जाए तब 5% लेते हैं, जब खाली प्राइवेट आ जाए ना तो फिर हम 10% लेते हैं। लेकिन पार्टली है और प्राइवेट मतलब खाली जो है प्राइवेट नहीं है, ऑफिशियल भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए 5% हम कॉस्ट पे लेंगे। 15 लाख का हम 5% लेंगे। कार प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। कार प्रोवाइड हुई है बाय द एम्प्लॉयर और वो है 15 लाख की, ठीक है। 15 लाख पे हमने लेना है 5% टैक्स, ठीक है। 5% टैक्स इस पे बनता है 15 लाख पे, जो कि आ जाएगा हमारे पास 75,000, ठीक है। 75,000 आ गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, ही इज़ प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अब खाली रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन आ गई तो 45% बेसिक सैलरी का लेते हैं, लेकिन अगर इसके साथ कोई और अमाउंट दे दी होती तो दोनों का कंपैरिजन करना था, इन दोनों में से जो बड़ी होनी थी उसको हमने लिखना था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ तो सिर्फ सिंपल 45% बेसिक सैलरी का ले लेंगे। यहाँ पे हमने हम अकोमोडेशन लिखी है 45% ऑफ बेसिक सैलरी, ये हमेशा करना है। जब भी अकोमोडेशन का जिक्र आएगा तो हमने बेसिक सैलरी जो हमारी 13 लाख थी, जो हमारे शुरू में बताई हुई थी, तो उसका हमने 45% लेना है। हमारे पास आ जाएगा 5,85,000, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास डोनेशन टू पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सोसाइटी अप्रूव्ड अंडर क्लॉज 61। अप्रूव हुई है डोनेशन, ठीक है। एवरेज रिलीफ का है। एवरेज रिलीफ में कौन कौन से आइटम आते हैं? नंबर 1 जो पॉइंट है वो है डोनेशन, नंबर 2 कंट्रीब्यूशन कोई भी की हुई है, फिर उसके बाद नंबर 3 कोई मशीनरी वगैरह परचेज, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है डोनेशन, तो डोनेशन जो है 2 लाख की एवरेज रिलीफ में हम लास्ट में जाके करेंगे। एंड इनकम टैक्स अमाउंटिंग टू ₹3,60,000 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये हमने लास्ट में जाके लेस करनी है। फिर उसके बाद सैलरी ऑफ वॉचमैन 1,40,000 एम्प्लॉयर ने पे किया, ये टैक्सेबल है, ये सैलरी का आइटम है, ठीक है। तो ये हम जाके लेस करेंगे। फिर उसके बाद शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, एओपी के शेयर्स दे दिए, ठीक है, ये टोटल इनकम में ऐड होते हैं। फिर उसके बाद पेंशन रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, ठीक है। अब पेंशन रिसीव हुई है एक्स एम्प्लॉयर से, तो ये जो है हमारे पास एग्जैम्प्ट होती है, क्योंकि पेंशन है और वो एक्स एम्प्लॉयर से भी है, इसलिए ये हमारे पास एग्जैम्प्ट होगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे आ गया हमारे पास सैलरी पे की है, द सैलरी ऑफ वॉचमैन गार्डनर, ठीक है, इसे हम यूटिलिटीज़ भी कह सकते हैं, और वो है 1,40,000 ये पे किया, ये टैक्सेबल हो जाएगी। फिर उसके बाद पेंशन रिसीव हुई है, इसे पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, ये हमारे पास एग्जेम्प्ट होती है 1,20,000। अच्छा, अभी हमने इनकम फ्रॉम सैलरी तो निकाल ली है। फिर उसके बाद हमारे पास बारी आती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, मतलब हमें ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस में बस यही है कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, मतलब जितने भी गेंस वगैरह हुए हैं कोई कैपिटल के थ्रू, और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और कोई और जगह से कोई इनकम आई है, ये सब हमने लिखनी है। इन सब को कलेक्ट करना है और बस इसका टैक्स निकाल लेना है। ये इन क्वेश्चन में सब कुछ यही होता है। इसके बाद हम लिख लेते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 15, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हम इस तरह लिखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी की इनकम है कौन कौन सी। इस क्वेश्चन में शुरू में हमें यहाँ पे दी हुई थी रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यहाँ पे दी हुई थी रेंटल इनकम जो है प्रॉपर्टी से आई है 3,50,000 की। तो 3,50,000 की हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अच्छा, या अब हम सबसे पहले ये लिखेंगे। फिर उसके बाद एक और पॉइंट है, यहीं पे देख लेते हैं, एडजस्टेबल एडवांस रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, ठीक है। एडजस्टेबल
जब एडजस्टेबल का वर्ड आएगा हमारे पास तो हमने इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आया होता अनएडजस्टेबल तो तब हम उसकी आगे ट्रीटमेंट करते। जब एडजस्टेबल का जो है जिक्र आएगा फिर उसके बाद हमने इसे इग्नोर कर देना है, यहाँ पे हम इसे इग्नोर करेंगे, ठीक है। इसको हमने नहीं देखना। अगर यहाँ पे एडजस्टेबल, ये एक चीज़ याद रखने की है कि जब एडजस्टेबल एडवांस रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट तो ये हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एडजस्टेबल है, पीछे एडजस्ट हुआ है, मतलब 40,000 इसमें शामिल हुआ है, हमें आगे इसको जो है ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक ये पॉइंट दिया हुआ है प्रॉपर्टी का और पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो हम ये 3,50,000 लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेंटल इनकम 3,50,000। अब एक और चीज़ जो हमें करनी होती है, जब भी कोई प्रॉपर्टी की इनकम दी होगी, ठीक है, प्रॉपर्टी की इनकम जब भी हमें कोई दी होगी तो हमें उसमें से लेस करना है 1/5, 1/5 ऑफ जो प्रॉपर्टी की इनकम है, ठीक है, ठीक है। ये याद रखने की चीज़ है, हमेशा जब हमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कोई भी प्रॉपर्टी की इनकम दी हुई है उसमें से हमने 1/5 लेस करना है। 3,50,000 का हम 1/5 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70,000। 70,000 इसमें से हमें ये लेस करना है 2,80,000। अगर इनकम जो है वो ओपन प्लॉट है यानी कि जो क्वेश्चन में अगर ओपन प्लॉट का जिक्र है तब हम 1/5 नहीं लेंगे, अदरवाइज हर क्वेश्चन में हमें 1/5 लेना है। फिर अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, इसके बाद बारी आती है इनकम फ्रॉम बिजनेस की। अब बारी आती है इनकम फ्रॉम बिजनेस की। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है उसका एक ही पॉइंट था हमारे पास क्वेश्चन में, ये वाला, इनकम फ्रॉम फिश फार्मिंग बिजनेस। इनकम फ्रॉम फिश फार्मिंग बिजनेस 3,25,000, ठीक है। फिश फार्मिंग बिजनेस से कोई इनकम आई है तो ये हमारे पास टैक्सेबल होगी, जाहिर है उसका बेनिफिट है, तो ये हम लिख लेंगे इनकम फ्रॉम फिश फार्मिंग बिजनेस, ठीक है। इनकम फ्रॉम फिश फार्मिंग बिजनेस 3,25,000। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 37। तो इसके भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं क्वेश्चन में, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट अलॉटेड टू डिपेंडेंट ऑफ शहीद ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ऑन 30/6/2018। अच्छा, सेल ऑफ प्लॉट पे कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है, और वो जो है किस टाइम का है, 2018 का है। अभी ये चल कौन सा रहा है टैक्स ईयर 2023, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 ईयर्स। और जो पीछे हमारी जो पीछे से अगर हम पढ़ें तो वो 4 ईयर्स तक का होता है। अगर कोई सेल ऑफ प्लॉट है वो 4 ईयर्स तक है, ठीक है, तब हम जाके उसकी कोई ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अब ये कितने सालों का है, 6 ईयर्स तक का है, तो इसीलिए हम इसे एग्जाम्प्ट कर देंगे। हम लिखते हैं यहाँ पे कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट, जो है होल्डिंग पीरियड उसका 6 ईयर्स तक है, तो इसलिए जो है हम उसे एग्जाम्प्ट करेंगे। अगर 4 ईयर्स से कम होता फिर कोई ट्रीटमेंट होती। 2,80,000, 2,80,000 ये हमारे पास आ गया। प्रॉफिट, फिर अगला है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डिंग पीरियड लेस दैन 12 मंथ्स। अब मुदारबा सर्टिफिकेट्स हैं, कोई सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं, उन पे जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसके लिए जो है हमें ये कुछ रेट्स दिए जाते हैं, और वो रेट्स जो होते हैं वो ये हैं। ये पेज नंबर जो है हमारे पास है 356 पेज नंबर है। ये सिक्योरिटीज़ का है कि अगर हमारे पास वेयर द होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, अगर 1 साल से कम है होल्डिंग पीरियड, ठीक है, तो 15% लेना है। अगर होल्डिंग पीरियड है 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर्स, ठीक है, 1 ईयर है लेकिन जो है 2 साल से ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है, 12.5। इस तरह से ये जो है कम होता जाएगा और इतना इतना रेट टैक्स का लगता जाएगा। तो अब हमारे पास जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 ईयर से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है, तो इस पर हम क्या करेंगे, 15% जो है वो टैक्स लेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल
ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट, मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डिंग पीरियड लेस देन होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये हमने लेना है, कितना है टोटल, 1,25,000। इस पे हम लेंगे टैक्स, लेकिन ये हमारे पास आएगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ टैक्स। ठीक है, इसको हमने एंड में जाके टैक्स लेना है। वो एक पॉइंट होता है जो एडिशनल टैक्स होता है, ठीक है, उसमें हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। एडिशनल टैक्स जिस जो लास्ट वाला पॉइंट है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स से पहले वाला, सेकंड लास्ट, ठीक है, उसमें हम एडिशनल टैक्स का एक पॉइंट है जिसमें हम ये जाके करते हैं, तो 15% या हम वहाँ पे टैक्स लेंगे और इसे ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी। इनहेरिटेड ज्वेलरी जो है उस पर कोई विरासत में मिली थी, उस पर उसकी सेल से है प्रॉफिट हुआ है, तो ये हमारे पास टैक्सेबल है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉस ऑन सेल ऑफ पेंटिंग। तो पेंटिंग का जो है उसकी सेल पे लॉस हुआ है, पेंटिंग हो कुछ भी हो, पेंटिंग ड्राइंग जो है कोई एंटीक है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी है उस पर लॉस होता है, ये सारा का सारा हम क्या करते हैं, एग्जाम्प्ट करते हैं। लॉस वैसे भी एग्जाम्प्ट होते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ बेनिफिट्स वगैरह लिखने हैं, लॉसेस एक्सपेंसेस ये सब कुछ जो है हमने इग्नोर करना है, एग्जाम्प्ट करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी, ठीक है, इनहेरिटेड ज्वेलरी, वो है हमारे पास 1,95,000, ठीक है, 1,95,000 है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लॉस ऑन सेल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, 65,000, ये हमारे पास एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद बारी है हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है उसकी जो हमारे पास भी कुछ चीज़ें थी इस क्वेश्चन में, वो भी हम देख लेते हैं कि वो क्या है। पहला पॉइंट जो हमारे पास है, इंटरेस्ट फ्री लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड थ्रू क्रॉस चेक के थ्रू। अब मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्रॉस चेक के थ्रू जितने भी होंगे पेमेंट्स जो भी होगा वो सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अदर सोर्सेज में पहला आइटम ये आता है, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन थ्रू क्रॉस चेक के थ्रू है। तो मैंने बताया था कि क्रॉस चेक के थ्रू जितने भी होते हैं वो सारे एग्जाम्प्ट होते हैं। 6 लाख हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेल ऑफ पर्सनल कार एट प्रॉफिट। सेल ऑफ पर्सनल कार एट प्रॉफिट, ठीक है। अब पर्सनल कार जो है उसको बेचने पे प्रॉफिट हुआ है, तो पर्सनल कार पे कोई भी हम जो है ना इसे टैक्सेबल नहीं करते। ज़ाहिर है उसने अपने खर्चे बचा के कार ली है, फिर उसके बाद उसने उसे बेची है तो उसमें उसे कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो जो प्रॉफिट हुआ है वो हम एग्जाम्प्ट करते हैं। यहाँ पे इसमें इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अदर सोर्स में एग्जाम्प्ट होगा। हाँ, अगर एम्प्लॉयर ने दी होती उसका बेनिफिट होता, ज़ाहिर है उसने खुद मेहनत से तो नहीं किया ना, तो जो सेल ऑफ पर्सनल कार एट प्रॉफिट ये हमारे पास एग्जाम्प्ट होगी। सेल ऑफ पर्सनल कार एट प्रॉफिट, पर्सनल कार एट प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास, ये एग्जाम्प्ट, सही है। सेल ऑफ पर्सनल 1,80,000 ये हमारे पास एग्जाम्प्ट हो गया। फिर अदर सोर्सेज का एक और पॉइंट है कंपनसेशन ऑन डिले रिफंड। तो कंपनसेशन मिली है डिले रिफंड पे, अदर सोर्सेज का आइटम है 75,000, मतलब कोई फंड मिलना था उसमें कोई थोड़ी देर हो गई है मिलने में, तो उस पर कंपनसेशन उन्होंने दिया, ये बेनिफिट है इसका, तो ये इसीलिए ये टैक्सेबल होगा। फिर उसके बाद इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, इंश्योरेंस मनी कोई रिसीव हुआ है ऑन मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी की मेच्योरिटी पे, तो ये अदर सोर्सेज का और ये यहाँ पे एग्जाम्प्ट होगा। यहाँ पे कंपनसेशन ऑन जो है डिले रिफंड ये भी लिख लिया और इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड। अब हम इन सब को ऐड कर देते हैं, ये जितनी हेड्स ऑफ इनकम आई है, ठीक है, इन सब को हमने ऐड करना है और पीछे पेज में जो मैंने किया है वो सब को ऐड करके हम लिखते हैं। ये आ गई हमारे पास टोटल इनकम, ठीक है, 40 लाख हमारे पास, 30,000 हमारे पास टोटल इनकम आ गई है, ठीक है। अब इसमें से हमने कुछ चीज़ें जो है लेस करनी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं। नंबर 1 हमने करना होता है ज़कात
नंबर 2 प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, नंबर 3 वर्कर्स वेलफेयर फंड, ठीक है मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। नंबर 4 है हमारे पास जो है ट्यूशन फ़ी, ठीक है ट्यूशन फ़ी। फिर उसके बाद ऐड करना होता है हमने इनमें AOP के शेयर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें एक ज़कात दिया है, एक AOP के शेयर्स दिए हैं, प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड ये सारा कुछ हमारे पास नहीं दिया तो हम नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ज़कात जो है वो लेस कर लेते हैं। ज़कात कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 3 लाख क्वेश्चन में गिवन है, पढ़ लें 3 लाख हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम यहाँ पे लेस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 37,30,000, ठीक है ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है AOP के शेयर्स। शेयर्स हैं AOP के 80,000 हमारे पास AOP के शेयर्स हैं जो कि हमने इसमें ऐड करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 38,10,000। अब बात आ जाती है समझने की कि जब हमारे पास टैक्सेबल इनकम ये इस तरह से सारी निकल आती है, टोटल इनकम में हमने कुछ चीज़ें लेस की जो ये हैं, अगर दी हुई हैं तो लेस करेंगे, फिर उसके बाद एक चीज़ ऐड करनी होती है, हमेशा ऐड करनी होती है, अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद फिर उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला लगता है, वो है SATFAT, सैट फैट का फार्मूला। सबसे पहले हमें लगाना होता है स्लैब रेट, ठीक है। स्लैब रेट लगाने के बाद हमें जो है इसमें एक्चुअल टैक्स निकालना होता है, एक्चुअल टैक्स, और इसकी कंडीशन होती है इफ AOP शेयर्स आर गिवन। अगर AOP के शेयर्स हमारे पास दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो हमें ये करना, सबसे पहले तो ये करना है, इस क्वेश्चन में हमें ये भी करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास AOP के शेयर्स जो हैं दिए हुए हैं, इसलिए हमने, अगर क्वेश्चन में AOP के शेयर्स ना दिए हो तो हम ये नहीं करते। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में AOP के शेयर्स दिए हुए हैं, इसलिए अब हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है टीचर्स कंसेशन। टीचर्स कंसेशन ये उनको दिया जाता है जो कि टीचर्स होते हैं, लेकिन जो मिस्टर कौन है ये मिस्टर सैयद मोहम्मद हैं, तो ये टीचर नहीं है, सही है। अगर ये टीचर होते तो इन्हें कंसेशन दिया जाता 25%, ठीक है 25% दिया जाता कंसेशन, जो कि लेस होता, टीचर्स को स्पेशल कंसेशन दिया जाता है टैक्स में। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉरेन, ठीक है, अगर कोई फॉरेन इनकम कोई है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होना ये होता है। इस क्वेश्चन में हमें ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ठीक है, ये दो करने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एवरेज रिलीफ। एवरेज रिलीफ इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसके दो कुछ पॉइंट्स हमें गिवन है एवरेज रिलीफ के, जो मैंने बताए थे, इसलिए हमने ये भी करना है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिशनल टैक्स। एडिशनल, ए स्टैंड्स फॉर एडिशनल टैक्स, ठीक है। ये भी इस क्वेश्चन में ना हमें एडिशनल टैक्स की भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो इस क्वेश्चन में हम इसको भी इस बार करेंगे। पिछले क्वेश्चंस में हमें सिर्फ स्लैब रेट कुछ में लगाना होता था, कुछ में एक्चुअल टैक्स क्रेडिट करना होता था, ठीक है, लेकिन जो है ना इसमें नहीं है, सही। फिर उसके बाद एडिशनल टैक्स आ गया। फिर उसके बाद टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसका हम पहले स्लैब रेट लेंगे फिर स्लैब रेट के बाद एक्चुअल टैक्स लेंगे, वो एक्चुअल टैक्स निकालेंगे। फिर उसके बाद टीचर्स कंसेशन नहीं है, वैसे हम टीचर्स जो कंसेशन है वो जो है लेस होता है। फिर उसके बाद फॉरेन टैक्स, तो जो फॉरेन टैक्स है वो भी हमारे पास लेस होता है, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास एवरेज रिलीफ आ जाता है, वो भी हमारे पास लेस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एडिशनल टैक्स ये हमारे पास ऐड होता है, ठीक है, और जो टैक्स क्रेडिट है, टैक्स डिडक्टेड है सॉरी, ये हमारे पास लेस होता है। ये सारी चीज़ें हैं, अब हम इन्हें बारी बारी सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हमें जो है सबसे पहले क्या करना है, ये टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस थी हमारे पास, सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे स्लैब रेट। तो स्लैब रेट यहाँ पे हम लगा लेते हैं, ये टैक्सेबल इनकम है फॉर रेट पर्पस, ये रेट पर्पस के लिए रेडी है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ
टैक्स पेएबल, इसको हमेशा लगाने के लिए हमें यही लिखना होता है, ठीक है, स्लैब रेट लगाने के लिए। इनकम टैक्स, ये जो स्लैब रेट है ये हमें क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स 24 लाख, तो ये जो हमारा स्लैब रेट बन रहा है ये जो है ना 24 से 36 लाख तक का बन रहा है। तो इस पे जो है जब हम लगाएंगे तो इसकी ये अमाउंट बनती है। ये स्लैब रेट हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं, ये सारी अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। और एक्सीडिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे कि 36 को इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, 38 में से, तो जो एक्सीडिंग अमाउंट हमारी बनती है वो है 2,10,000 और उस पर हमें अब 25% लेना है, ठीक है। 25% लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 52,500, ठीक है। 52,500 आएगा, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे 45,000, सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा 4,57,500, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये अब हमारा टैक्स निकल आया, ठीक है, ये टैक्स है अब तक का। स्लैब रेट हमारा हो गया है। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे पास एक्चुअल टैक्स की। इफ़ एओपी शेयर्स गिवन, हमारे पास एओपी शेयर्स गिवन है इसलिए हम एक्चुअल टैक्स भी निकालेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स, अब हमने निकालना है क्या, एक्चुअल टैक्स, ठीक है। इस फार्मूला, ये फार्मूला हर क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। अब कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है इनकम फ्रॉम रेट, इनकम फ्रॉम रेट, जो इनकम रेट से आई है, ठीक है, ये जो इनकम थी जो रेट से, रेट वगैरह लगाने के बाद जो हमारे पास इनकम आई है, ठीक है, वो, फिर उसके बाद उसको हम डिवाइड करेंगे इनकम फॉर रेट पर्पस, इनकम फॉर रेट पर्पस, रेट पर्पस के लिए कौन सी थी, ये वाली, ठीक है, ये रेट पर्पस के लिए थी, मतलब इस पे रेट लगा है और रेट लगा के जो आई है वो ये है, और जिस पे रेट लगना था वो ये थी, ये, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। ये समझाने के लिए बस ये मैं इतना ही कहूँगी कि जो हमारी रेट पर्पस की इनकम होती है ना, ठीक है, ये वाली पीछे उधर मैंने लिखी हुई थी, ये जो रेट पर्पस की इनकम होती है 3810, उससे पिछली वाली जो होती है ना वही आपने फार्मूला में पुट करनी है, बस यही एक चीज़ मैं समझा सकती हूँ इसमें, ठीक है। याद करने के लिए बता रही हूँ कि टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, जो रेट पर्पस के लिए हमने लगानी है, जिस पे अभी हमने रेट लगाना है, स्लैब रेट लगाना है, उससे पिछले वाली जो ये हमारी आई होती है ना, ठीक है, उससे पिछली वाली इनकम वो हमने उठा के इसमें लिखनी है, वो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम होगी हमारी। अब हम ये पुट कर देते हैं, इनकम फ्रॉम रेट, जो रेट से आई है हमारे पास वो इतनी है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे जो है टैक्सेबल इनकम फॉर रेट, जो रेट पर्पस के लिए इस्तेमाल हुई है 38,10,000, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे जो हमारे पास पीछे थी, जो रेट पर्पस से पिछली वाली जो हमारी इनकम थी उसको, ठीक है, 37,30,000, ठीक है। इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब तक का जो टैक्स है वो ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ तक टैक्स क्लियर हो गया, यहाँ पे बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद बारी आ जाती है, ये भी हो गया हमारे पास, ये हमने करना नहीं है क्योंकि ये जो मिस्टर सैयद हैं ये टीचर नहीं है। अगर टीचर होते तो तब हम ये 25% कंसेशन देते, लेकिन नहीं है तो नहीं देंगे। फिर उसके बाद आ जाता है फॉरेन टैक्स, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद आ जाती है बारी एवरेज रिलीफ की। तो एवरेज रिलीफ निकालने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स इसमें बताए हुए थे, ठीक है। अब सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, अब हमने निकालना है, ये भी हमने कर लिया है। अब बारी है एवरेज रिलीफ की, ठीक है। वैसे एक पॉइंट जो मैं आपको बता दूं कि एवरेज रिलीफ के चाहे जितने भी पॉइंट्स जो हैं क्वेश्चन में गिवन हो, उसकी जो अमाउंट दी होती है जितनी हम कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल मैंने पिछले क्वेश्चंस में किया था कि 30% लगाया था, फिर उन दोनों को हमने कंपेयर किया था। 30% जो हमने लगाया था उसको कंपेयर किया था जो अमाउंट पीछे दी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। पीछे मैंने क्वेश्चंस में जैसे किया था, मैं आपको बता देती हूँ कि 2,60,000 फॉर एग्जाम्पल पिछले क्वेश्चन में भी ले लेते हैं, ठीक है। तो
इस पे जो भी रेट लगता है 30%, 20%, वैसे इस पे मेरे ख्याल से 20%, हाँ 20% ही लगता है, हाँ 20% लगता है इस पे रेट हमारे पास 20% लगता है 2,60,000। एक बात जो मैं आपको बता दूं, इस पूरी बुक में हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं या हमारे कोर्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं 2,60,000 सॉरी जितने भी न्यूमेरिकल्स, उसमें जो एवरेज रिलीफ है ना उसकी हमेशा यही आएगी, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। मतलब ये कहने का है कि इस पूरी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें जैसे रेट दिया होता है ना हमें 30%, 20% के ये दे देते हैं और वो कहते हैं 30% लें टोटल इनकम का, ठीक है, 30% लें, जो लेज़र वन होगी, जो लेस वाली अमाउंट होगी वही हमने लिखनी है, ठीक है। ये चीज़ होती है ना जब भी हम डोनेशन या कंट्रीब्यूशन का निकालते हैं, यहाँ पे एक डोनेशन भी दी हुई है ये 2 लाख की, तो हम क्या करेंगे, इसका रेट 30% दिया हुआ है, ठीक है, 30% टोटल इनकम निकालेंगे और उसकी जो अमाउंट होगी और 2 लाख को कंपेयर करेंगे, जो सबसे ज़्यादा लेस होगी उसको हम उठा के लिखेंगे, सही है। लेकिन एक बात बता दो कि हमेशा आपकी जो अमाउंट दी होगी ना ये क्वेश्चन में वही हमेशा लेस होगी, जितने भी क्वेश्चंस आप उठा के देख लें सब में जो है अमाउंट लेस है। जो हमें रेट निकालने वैसे रेट लगाने की ज़रूरत है ही नहीं हमें, मतलब जितने भी हमें अमाउंट्स दी हुई है वो सारी की सारी लेस ही होती हैं, हमेशा हमेशा लेस ही निकलती हैं जितने भी क्वेश्चंस अब तक हमारे कोर्स में हैं। तो बात बताने की है कि रेट सिर्फ हम दिखाने के लिए लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में 30% हो, 20 डोनेशन पे 30% लगता है, कंट्रीब्यूशन पे जो है 20% लगता है, ये सिर्फ हम दिखाने के लिए लगा रहे हैं। बाकी ये है कि ये जो है एज इट इज़ 2 लाख आ जाएगी, मतलब रेट अगर लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें जो अमाउंट क्वेश्चन में दी होती है वो ऑलरेडी लेस ही होती है। तो ये बस एक चीज़ बताने की थी। तो अभी हम इसको करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके तकरीबन जो है 2 ही पॉइंट्स हैं हमारे पास। एक है ये डोनेशन का एवरेज रिलीफ के जितने हैं, ये लीगल एक्सपेंसेस हैं ये तो हम देखेंगे ही नहीं, सही है। एवरेज रिलीफ है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड 2,60,000, इस पे हम लगाएंगे कंट्रीब्यूशन पे 20% और जो डोनेशन है हमारे पास उस पर हम लगाएंगे 20%, ठीक है। तो इसको अब हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1 पे डोनेशन, ठीक है। डोनेशन जो है हमारे पास 30% हमने लेनी होती है, टोटल इनकम पे ले लें, सही है। मैंने 20% बोला था, सॉरी 30 है, अच्छा 30%, ठीक है, टैक्सेबल इनकम पे, ठीक है। अब हम ले लेते हैं 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे हम लेंगे 30% टैक्सेबल इनकम का, ठीक है, ये हमने ले लिया। और एक्चुअल जो डोनेशन हमने इस क्वेश्चन में दी हुई है वो है 2 लाख, 2 लाख हमें दी हुई है। हम 30% 381 का निकालते हैं। अच्छा, इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद अब जो सबसे ज़्यादा लेस है उसको हम लिखेंगे, ये वाली लेस है, ठीक है, इसको लिखेंगे। ये हमने यहाँ पे निकाल ली इन दोनों में से ये। अब डोनेशन में से हमें ये अमाउंट चाहिए होगी। फिर सेकंड पे हमें करना है कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन पे 20% लगता है। कंट्रीब्यूशन टू क्या था, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, ठीक है, अप्रूव्ड पेंशन फंड। तो अप्रूव्ड पेंशन फंड पे हमें 20% लेना है ऑफ जो एक्चुअल हमारे पास दी हुई है। एक्चुअल कितनी दी हुई है, 2,60,000, 2,60,000 हमें दी हुई है, तो इसकी आती है 762। अब इन दोनों में से ज़्यादा लेस वाली कौन सी है, तो ये है, ये हम यूज़ करेंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट्स से जो आई है वैल्यूज़, इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 2,60,000, ठीक है, 4,60,000 जो है हमारे पास आ जाएगी ये एवरेज रिलीफ की। अब हमें इस पर फार्मूला लगाना है और वो फार्मूला सेम इसी तरह का ही है, बिल्कुल इसी तरह का, इनकम फॉर रेट, और ये भी, ये दोनों चीज़ें सेम होगी, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना है, इस अमाउंट से, ठीक है, इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। फार्मूला हम लिखते हैं इनकम फ्रॉम रेट, जो रेट से हमारी इनकम आई है, वो रेट से कौन सी इनकम आई है हमारी, ये वाली इनकम आई है, उसको हम डिवाइड कर देंगे इनकम फॉर रेट,
इनकम फॉर रेट और उसे मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट एडमिसिबल फॉर एवरेज रिलीफ। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इनकम फ्रॉम रेट हमारी ये थी, ठीक है, 457,500 और हमने उसे डिवाइड करना है इनकम फॉर रेट, जो रेट के लिए यूज़ होनी थी ये वाली 81,000 और अब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन इसीलिए होती है कि इस फार्मूला में पुट करना होता है। 4,60,000 ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी तकरीबन 55,236। ठीक है, ये पीछे ये मैंने बताया था कि एवरेज रिलीफ को हमने लेस करना होता है। ठीक है, जो हमारे पास ये एक्चुअल टैक्स क्रेडिट आया होता है ना, ठीक है, एक्चुअल टैक्स क्रेडिट आया होता है हमारे पास, ये एवरेज रिलीफ को उसमें से लेस करना होता है। फिर जो अमाउंट आती है फिर उसको ये जो चीज़ें होती हैं इसको ऐड करना होता है, इनको ऐड करेंगे जो अमाउंट आएगी, फिर उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये वाली ये लेस करनी होती हैं, जो अमाउंट आएगी वो हमारा टैक्स पेएबल विद रिटर्न होगी। ठीक है, अब हमारे पास एक्चुअल टैक्स जो हमारा बन रहा था वो ये था। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल टैक्स था, हमने निकाला था। अब हमने एवरेज रिलीफ को लेस करना है, हम एवरेज रिलीफ को ये लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39,26,58। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 447,894 माइनस 55,236 3,92,658 सही है, 3,92,000 ये हमारे पास आ गया। अब तक की हमारी इतनी ही है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिशनल टैक्स। तो एडिशनल टैक्स जो है हमारे पास वो जो कैपिटल गेन होता है ना, जितने भी गेन होते हैं जिनको सेपरेट ब्लॉक ऑफ टैक्स में जो है लिखना होता है, उसको हमने यहाँ पे जाके इस एडिशनल वाले टैक्स में जो है ना जाके ऐड करना होता है। मतलब एडिशनल टैक्स मतलब मज़ीद अभी जिन चीज़ों पे टैक्स लेना रहता है वो सारा टैक्स लेके हम इसमें ऐड करेंगे और अपना टोटल टैक्स बनाएंगे। ठीक है, तो वो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, वो कौन कौन से थे, पीछे क्वेश्चन में हमने देखे थे। हाँ, तो ये है हमारे पास प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट। ये मैंने कहा था, ये इस पे डबल लाइन मैंने ऐसे लगा दी थी कि इस पे जो है हमने सेपरेट टैक्स लेना है। होल्डिंग पीरियड लेस दैन 12 मंथ, जिसका हमने 15% लगाया था, जो कि अभी जो है आपको याद हो कि हमने 15% बताया था कि इस क्वेश्चन में 15% इस पे लगेगा, क्योंकि होल्डिंग पीरियड 1 ईयर है। अगर उससे आगे होता तो मज़ीद जो है परसेंटेज चेंज होती। तो 1,25,000 जो कैपिटल गेन के कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको हमने सेपरेट एडिशनल टैक्स में जाके जो है ऐड करना होता है। तो अब हम इसे जाके यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसे ऐड करते हैं। हमारे पास एडिशनल टैक्स आ गया है, हम हेडिंग डाल लेते हैं एडिशनल टैक्स की। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टैक्स ऑन मुदारबा, टैक्स ऑन मुदारबा सर्टिफिकेट, मुदारबा सर्टिफिकेट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है 1,25,000 एट द रेट। इन पे 15% हमें टैक्स मज़ीद देना होगा जो हमने इसमें ऐड करना है, तो वो है 18,750। इसको हम ये ऐड होगा, जब लेस करना होता है तब ब्रैकेट लगती है, ये ऐड हो रहा है। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या रह गया है, ये भी हो गया है। अब हमारे पास रह गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जो है कोई सैलरी से अगर कोई टैक्स वगैरह डिडक्ट हुआ है जो मिस्टर सैयद पे कर चुके हैं, तो जाहिर है वो तो लेस ही करना होता है ना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इनमें लेस करना है टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी से जो टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ था वो 3,60,000 था, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। ये इनकम टैक्स अमाउंटिंग 3,60,000 हैज़ ऑलरेडी बीन डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। तो ये सैलरी से हमारे डिडक्ट हो चुका है, तो हम इसे भी लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5108, ये आ गया। ये टैक्स पेएबल हमारा बन गया है, टैक्स पेएबल विद
रिटर्न। ठीक है, ये हमारे पास फिनिश हो गया है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।